Today we will discuss about the biotechnology topic, recombinant DNA technology or RDT. The recombinant DNA technology is a technique that enables the genetic material combination to be artificially constructed, or it is a set of technique that enables the DNA from the different sources to be identified, isolated and recombined so that the new characteristics can be introduced into the organism. The RDT is also known as the genetic engineering. So what is RDT? RDT is the formation of new combination of the genetic material to be artificially constructed, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनाना ताकि उसके अंदर कोई नई कैरेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके। या फिर सेकेंड डेफिनेशन क्या है इसकी? आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड recombination of DNA. Why we recombine DNA? Because we have to introduce some new characteristic in the organism. तो आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ द डीएनए क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नई कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस करवाई जा सके। The invention of the RDT was mainly the work of the three scientists, Polberg, Herbert Boyer, and Stanley Cohen. Though other scientists also worked on the RDT, but the invention of RDT was mainly the work of the Polberg, Herbert Boyer and Stanley Cohen. Polberg was the first scientist to synthesize or to form the first recombinant DNA molecule. Polberg ने क्या किया था? पहला recombinant DNA molecule synthesize किया था। फ्रॉम SV40 वायरस प्लस लैम्डा फेज वायरस, इन दोनों के डीएनए को क्या किया था? रिकम्बाइन करके एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। वो किसने किया था? पोलबर्ग ने। SV40 वायरस प्लस लैम्डा फेज। पोलबर्ग ने तो क्या किया था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। और ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने RDT इन्वेंट की थी। RDT इन्वेंट की थी और इन्होंने सबसे पहले ये बताया था दैट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्लोन्ड इन दी फॉरेन सेल। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले RDT को डेवलप किया था and they showed that the genetically engineered DNA can be cloned in foreign cells. इन्होंने क्या बताया था? जो genetically engineered DNA है उसको foreign cells के अंदर क्लोन करवाया जा सकता है। Can be cloned in foreign cells. तो इन्वेंशन में मेनली जो तीन साइंटिस्ट थे, पोलबर्ग, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहन, इनका मेन रोल था। पोलबर्ग थे, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था SV40 वायरस और लैम्डा फेज वायरस से। और हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहन ने RDT को डेवलप किया था और इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अब जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए होता है उसको हम होस्ट सेल के अंदर या फॉरेन सेल्स के अंदर क्या करवा सकते हैं? क्लोन करवा सकते हैं।
One important aspect of RDT is formation of DNA, multiple copies of DNA from single ancestral DNA molecule. सिंगल एंसेस्ट्रल डीएनए मॉलिक्यूल से मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए क्लोनिंग। उसके बाद है स्टेप्स इन्वॉल्व। देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी आरडीटी। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी आरडीटी। आरडीटी के अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, आरडीटी की क्या प्रोसेस होती है, इसके अंदर 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स होता है, हमारा जो इंटरेस्टेड डीएनए है, ये डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन के बाद क्या करते हैं, उसको किसी वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो वेक्टर है उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि उसके क्लोन बनाए जा सके। और 5th स्टेप या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको क्या करवाना है, सिलेक्शन करवाना है। सिलेक्शन मीन्स वेदर दी होस्ट सेल रिसीव्ड दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉट, यानी ट्रांसफॉर्म सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से सेलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन या तो हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली आइसोलेट कर लेंगे, या फिर डीएनए को हम क्या करें, केमिकली सिंथेसाइज करें। तो हमारा जो इंटरेस्टेड डीएनए है या डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, या तो हम उसको केमिकली सिंथेसाइज करेंगे, या क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करेंगे। ये आरडीटी का फर्स्ट स्टेप होता है, यानी हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करेंगे। या तो हम उसको किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करेंगे, या फिर लेबोरेटरी के अंदर केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो डिजायर्ड डीएनए है हमने आइसोलेट किया है, उसको क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाएंगे, कहाँ पे करवाएंगे, एट दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज क्लीवेज साइट पे। सेकंड स्टेप क्या है, इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। और कहाँ करवाते हैं, एट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज साइट। सेकेंड स्टेप में हम क्या करवाया है, इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर एट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज साइट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज साइट के अंदर क्या होता है कि ये एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को कट करेंगे, और उस जो डीएनए हमने कट करके बाहर निकाला है उसकी जगह कौन सा हमें फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द होस्ट सेल सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट। यानी जो वेक्टर के अंदर हमने क्या किया था, जो हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया था, अब क्या करेंगे, हम वेक्टर को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करवाएंगे, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोडक्शन करवाएंगे ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। तो होस्ट सेल के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज या फिर रेप्लिकेशन होता है। यहाँ डीएनए क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ द रिसिपिएंट होस्ट सेल। हम होस्ट की उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनके अंदर क्या हुआ है, डीएनए ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कौन सी सेल से, जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्शन किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स।
मार्कर्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है टूल्स ऑफ आरडीटी, कि आरडीटी के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। इसके अंदर मेनली जो टूल्स होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, एक तो वेक्टर होता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या करवाता है, जो फॉरेन डीएनए है उसको रिकम्बाइन करवाता है। और जो नेक्स्ट हमारा टूल होता है वो क्या होता है, एक होता है होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मीन्स अपनी कॉपीज बनाएगा। और क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को कट करवाते हैं। डीएनए को कट करवा के उसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और क्या होता है, और होता है लाइगेज एंजाइम, जो कि डीएनए को लिंक करवाते हैं। यदि फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड जो डीएनए है उसमें हमने वेक्टर के अंदर क्या करना है, लिंक करना है, तो किसके हेल्प से लिंक करेंगे, लाइगेज एंजाइम। और फिफ्थ टाइप क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स। तो टूल्स क्या होते हैं, टूल्स ऑफ आरडीटी। टूल्स ऑफ आरडीटी सबसे पहला तो क्या होता है, वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, क्लोनिंग व्हीकल्स। व्हीकल का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसका, फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर लेके जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोनिंग व्हीकल या ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स या फिर वेक्टर्स। सेकंड क्या होता है, होस्ट सेल। थर्ड क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को और क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर्स। वाई दीज आर कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स, बिकॉज दे कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट एंड इंसर्ट द फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या फिर मोलिकुलर सीजर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ जो टूल होता है वो होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का क्या फंक्शन बताया था कि ये डीएनए को लिंक करवाता है, यानी जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको वेक्टर के डीएनए के साथ क्या करवाएगा, लिंक करवाएगा, लाइगेज एंजाइम। और फिफ्थ जो टूल होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, ये जो टूल्स है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला टूल हमारा क्या है, वेक्टर्स और दी क्लोनिंग व्हीकल्स। क्लोनिंग व्हीकल्स क्या होते हैं, दीज आर दी डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज दी फॉरेन डीएनए इनटू दी होस्ट सेल फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग और एक्सप्रेशन। सबसे पहला टूल हमारा क्या है, वेक्टर। वेक्टर्स को और क्या बोलते हैं, क्लोनिंग व्हीकल्स। वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स आर दी डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज द ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल ऑफ फॉरेन डीएनए कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। या तो क्या करेंगे हम, जो फॉरेन डीएनए है होस्ट सेल के अंदर वो उसको क्या करवाएंगे, क्लोन करवाएंगे या उसका एक्सप्रेशन करवाएंगे। तो इसी तरह से वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स और एक होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स कौन से होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या करवाते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर
engineered so that they can be translated into RNA and transcribed into the RNA and translated into the proteins। तो क्या करवाएंगे हम एक्सप्रेशन वेक्टर से, जो क्लोनिंग वेक्टर्स थे उसके अंदर तो हम सिर्फ क्या करवाएंगे कि उसकी मल्टीपल कॉपीज सिंथेसाइज करवाएंगे डीएनए, फॉरेन डीएनए की। लेकिन जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं उसके अंदर क्या करवाएंगे हम डीएनए को या तो ट्रांसक्राइब करवाएंगे आरएनए में, या क्या करेंगे ट्रांसलेट करवाएंगे इनटू द प्रोटीन्स। तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को सिंथेसाइज करवाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या होते हैं डीएनए को ट्रांसक्राइब करवाते हैं आरएनए के अंदर या फिर ट्रांसलेट करवाते हैं प्रोटीन्स के अंदर। उसके बाद कोई भी जो वेक्टर होता है ना उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आइडियल वेक्टर बनने के लिए किसी भी वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर? फर्स्ट क्या होता है एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल, कि जो क्लोनिंग व्हीकल है या वेक्टर है उसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो क्या कर सके अपने आप को रेप्लिकेट करवा सके। यदि ये रेप्लिकेट ही नहीं करवा पाएगा तो फिर हम क्या नहीं करवा पाएंगे डीएनए क्लोनिंग नहीं करवा पाएंगे, और डीएनए क्लोनिंग ही नहीं करवा पाए तो फिर वेक्टर का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल। और रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होगा जब ये जो वेक्टर है वेक्टर डीएनए है उसके अंदर क्या हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी जो वेक्टर है इट शुड कंटेन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यदि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगी तभी तो ये क्या करवा पाएगा रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा पाएगा। सेकंड क्या होना चाहिए वेक्टर के अंदर यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होनी चाहिए। यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज साइट होनी चाहिए। ये कौन सी साइट होती है? ये वो साइट होती है जिससे हम क्या करवाते हैं डीएनए को कट करवा के इस पोर्शन को इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यदि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट ही नहीं है तो क्या होगा, तो हम फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर इंसर्ट नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए यूनिक रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट। दिस में बी ए पॉलीलिंकर साइट और मल्टीपल क्लीवेज साइट होनी चाहिए। मीन्स यदि वेक्टर के पास एक से ज़्यादा क्लीवेज साइट है तो इजीली क्या कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको कट करवा सकते हैं और क्या करवा सकते हैं फॉरेन डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। थर्ड जो स्टेप होता है वो क्या होता है जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? ए वेक्टर शुड कंटेन या मस्ट कंटेन जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं? वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या करते हैं सेल्स का सिलेक्शन करवाते हैं, यानी वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से सेलेक्ट करते हैं। जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं? दीज आर दी डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल from the non-transformed cell और transformed recombinant cells from the transformed non-recombinant cell से क्या करवाएंगे आइसोलेट करेंगे, उनको सेलेक्ट करवाएंगे।
जेनेटिक मार्कर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जेनेटिक मार्कर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स और दूसरे होते हैं स्क्रीनेबल मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? जेनेटिक मार्कर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जेनेटिक मार्कर्स आर दी डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट सेलेक्ट दी ट्रांसफॉर्म सेल फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर जीन जो होती है, मार्कर ये क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए है यानी ये एक जीन होती है। जीन क्या करवाती है? एनकोड ए प्रोडक्ट दैट अलाउज द ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ द सेल एंड रेस्ट्रिक्ट और किल द ग्रोथ ऑफ अदर टाइप ऑफ द सेल्स। तो जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स और सेकंड क्या होते हैं? स्क्रीनेबल मार्कर्स। जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं उसके अंदर जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है वो क्या करती है? एनकोड्स फॉर ए प्रोटीन दैट किल और रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अदर टाइप ऑफ द सेल्स। ये क्या करते हैं? जीन एनकोड्स ए प्रोडक्ट एनकोड्स ए प्रोडक्ट दैट अलाउज द ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये प्रोडक्ट क्या करेगा? एक टाइप की सेल्स को तो क्या करेगा? ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा। प्रमोट ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स एंड रेस्ट्रिक्ट और किल द अदर टाइप ऑफ सेल्स। सेकंड क्या करेगा? ये रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर टाइप ऑफ सेल्स। मीन्स जिस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जो फॉरेन डीएनए था वो क्या हो जाएगा? उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया है, तो उसके अंदर क्या होगा? जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है ये क्या करवाएगी? एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो ट्रांसफॉर्म सेल है उसको क्या कर सकते हैं? उसकी ग्रोथ को तो प्रमोट करेगी। लेकिन जिन सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है उन सेल्स की ग्रोथ को क्या कर देगी? रिस्ट्रिक्ट कर देगी या फिर उन सेल्स को क्या करवा देगी? किल करवा देगी। जैसे सिलेक्टेबल मार्कर्स में हम क्या कहते हैं? मोस्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। Antibiotic resistance genes are the example of the selectable markers. And second type is screenable markers. Screenable marker क्या होते हैं? That gives a product that can be detected by the quantitative assay. Screenable marker के अंदर क्या होता है? ये जीन एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए एनकोड करती है जिसको हम क्या है? क्वांटिटेटिव एसे से एनालाइज कर सकते हैं। जो स्क्रीनेबल मार्कर जीन होती है वो एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए एनकोड करती है जिसको हम क्वांटिटेटिव एसे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक टेस्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर? स्क्रीनेबल मार्कर्स एक ऐसी जीन स्क्रीनेबल मार्कर्स की जो जीन है वो क्या करेगी? एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जिसका हम क्वांटिटेटिव बेस ऐसे के बेस पे क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई। क्वांटिटेटिव ऐसे का क्या मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट का हमें कोई केमिकल टेस्ट या फिर किसी टेस्ट के बेस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? जीन एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो सिर्फ एक टाइप ऑफ द सेल्स को तो क्या करेगी? प्रमोट करेगी, उसकी ग्रोथ को अलाउ कर देगी, और दूसरी टाइप की जो सेल्स है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी, रेस्ट्रिक्ट उनको किल कर देगी। जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं उसके अंदर हम मोस्टली कौन सी यूज करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ये क्या थी? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेक्टर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक important feature of vector is
लो मोलिकुलर वेट। फोर्थ करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए एक वेक्टर की, एक आइडियल वेक्टर की, कि इट शुड हैव लो मोलिकुलर वेट। इसका जो वेक्टर है उसका मोलिकुलर वेट लो होना चाहिए। मींस इसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ द नॉन असेंशियल डीएनए होना चाहिए। नॉन असेंशियल डीएनए क्या होता है? जो कि किसी प्रोडक्ट के लिए वो जीन्स एनकोड ना करें, वो प्रोटीन सिंथेसाइज ना करें। तो लो मोलिकुलर वेट यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन असेंशियल डीएनए। जो लो मोलिकुलर वेट होता है उसके दो एडवांटेज होते हैं। एक तो क्या होता है कि इट रेस्ट्रिक्ट्स और इट गेन्स रेजिस्टेंस फ्रॉम डैमेज टू शेयरिंग। मतलब क्या होता है, यदि लो मोलिकुलर वेट जो वेक्टर है उसके अंदर क्या होगा, ईजिली उसको किसी शेयरिंग फोर्स से क्या नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते। यानी it have resistance for damage by shearing। इसके अपोजिट यदि किसी वेक्टर का साइज ज़्यादा है यानी उसका लार्ज मोलिकुलर वेट है तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इजीली जो है वो शेयरिंग से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो एक एडवांटेज तो क्या है लो मोलिकुलर वेट की रेजिस्टेंट फॉर द डैमेज बाय शेयरिंग। सेकंड क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं। यदि उनका वेट कम है, साइज स्मॉल है, तो वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल साइज है तो दे आर प्रेजेंट इन दी लार्ज नंबर और मल्टीपल कॉपीज पर सेल। मल्टीपल यदि लो मोलिकुलर वेट है तो क्या होता है, एक तो रेजिस्टेंस फॉर द डैमेज बाय शेयरिंग को रेजिस्ट करता है वेक्टर मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या होता है इसका स्मॉल साइज होता है तो इसलिए क्या होता है ये लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज इसकी प्रेजेंट होती है। और थर्ड एडवांटेज क्या होती है, हैव लेस मल्टीपल साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट। लेस मल्टीपल साइट फॉर restriction endonuclease मीन्स हमारे पास वेक्टर के अंदर यदि लेस मल्टीपल साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लिए नॉन एसेंशियल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यदि वेक्टर का साइज स्मॉल है तो वो उसको क्या नहीं कर पाएंगे, कट नहीं करवा पाएंगे। मान लो इस एंजाइम की हमें कोई एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो हमारे लिए सेल के लिए क्या है, हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है सेल को, तो क्या करेगा, यदि उसका साइज स्मॉल है तो उसके पास वेक्टर के पास क्या होंगे, लेस चांस होंगे कि इसको वो कट करवा पाए। और यदि इसका वेक्टर का साइज लार्ज है तो क्या करेगा, ये जो नॉन एसेंशियल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये हमें जो डिजायर्ड नहीं है वो क्या करेंगे, इस वेक्टर को ब्रेक डाउन